सभी को जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो मई जो मंथ है इसका जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 25 क्वेश्चनों की क्या होंगी, श्रृंखला होगी और काफ़ी बेहतर ये क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी उसका समझते चलेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, सुदर्शन सेतु, ठीक है, क्या है, एक क्या है, पुल है सुदर्शन सेतु। ये कह रहा है कि ये कहाँ पे है, क्या ओखा तट गुजरात में है, क्या मथुरा उत्तर प्रदेश में बना है, क्या भागलपुर बिहार में बना है, या पुरी उड़ीसा में बना है। तो ये कहाँ बना है आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, कहाँ पे, तो ओखा तट। ठीक है, ओखा तट कहाँ पे, तो ओखा तट ये है गुजरात में। ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं कि इस पुल की अगर लंबाई की बात करते हैं कि लेंथ कितनी है, ठीक है, सुदर्शन सेतु की लेंथ कितनी है, सुदर्शन सेतु इसकी लेंथ कितनी है, तो कुल इसकी लंबाई जो है वो 2.32, ठीक है, आपका क्या है, किलोमीटर है। ठीक है ना, किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्या, केबल ब्रिज है। कैसा है, ये केबल ब्रिज है। कैसा ब्रिज है, तो ये एक केबल ब्रिज है। क्या है, केबल ब्रिज है। ये केबल ब्रिज है। ठीक है, ये कैसा है, केबल एक ब्रिज है। तो कितनी लंबाई इसकी है, 2.32 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि लगभग 27 मीटर के आसपास में है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करेंगे, अगर कहेंगे चौड़ा कितना है, तो वो 27.2 मीटर के आसपास में इतना क्या है, ये चौड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गई सेतु के संदर्भ में बातें हो गई जो भी थी। लेकिन आप देखिएगा हमारे भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है ना, वो ओखा तट पर ही आता है। ठीक है, अगर सवाल ये भी बन जाए कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो वो ओखा तट पर ही आता है। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, ओखा तट पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। मतलब आपने सुना होगा ज्वार भाटा, पढ़ा है ना, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा की बात करते हैं तो भारत में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है, इसी ओखा तट पे ही आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है, ओखा तट पर ही आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जब पुरी की हम लोग बात करते हैं, पुरी में, तो पुरी पे यहीं पे आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जगन्नाथ मंदिर मिलेगा, जगन्नाथ मंदिर मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके अलावा आपको यहीं पर एक चीज़ और मिल जाएगी, वो है कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का क्या मिलेगा, सूर्य मंदिर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सूर्य मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इससे सवाल ये पूछा गया है कि भाई इसे बनवाया किसने है। ठीक है, तो इसको बनवाने की बात करते हैं तो इसे नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिंह देव वर्मन ने फर्स्ट ने बनाया था
इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा इसे कहते हैं। ठीक है, बाकी ये 10 रुपये कह सकते हैं कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये जो भारतीय नोट है 10 रुपये, 10 रुपये नोट के पीछे ये छपा हुआ है, पीछे छपा है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला मंदिर भी है। ठीक है, सौर ऊर्जा से, अच्छे से सुनो आप, क्या है कि सौर ऊर्जा से यानी कि सोलर एनर्जी से रेगुलेट होने वाला ये क्या है? देश का पहला मंदिर भी है कोणार्क का। ठीक है, और बाकी आपने देखा कि जो खासकर G20 जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो लोगों के तौर पे जहाँ पे मिला गया था, उसको थीम के रूप में सूर्य मंदिर को ही दिखाया गया था। ठीक है, तो ये सारी बात ध्यान रखना। अच्छा, भागलपुर जो बिहार है, इसे हम लोग भागलपुर का सिल्क सिटी कहते हैं। ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? भागलपुर में इसे कहते हैं सिल्क सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आ जाए कि बिहार में सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कीरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलज है क्या, व्यास है, चिनाब है या झेलम है? तो सही आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा झेलम। कौन सा हो जाएगा? झेलम। देखो, झेलम जो नदी है, इस पर एक परियोजना का निर्माण चल रहा है। उस परियोजना का नाम क्या है? उस परियोजना का नाम है कीरू जल विद्युत परियोजना। नाम क्या है? कीरू जल विद्युत परियोजना। अच्छा, ये भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो झेलम की ही एक क्या छोटी सहायक नदी है। कौन सी? कीरू। उस पर ये खासकर बनाया जा रहा है। क्या? उस पर बनाया जा रहा है ये। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोपों में क्या है? ये घिरा हुआ है, तो इसका अभी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे भ्रष्टाचार को आरोप लगा हुआ है इस परियोजना को लेकर। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? ये नदी पे है झेलम नदी पे। ठीक है, और ये अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाए कि ये कीरू जो जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, ये फिर है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये कहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है? तो ये जो कीरू जल विद्युत परियोजना है, ये है कहाँ पे? तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कहाँ पे? तो किश्तवाड़ जिले में है। ठीक है, किश्तवाड़ जिले में है ये परियोजना। कहाँ पे इसका कार्य चल रहा है? तो जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में इसका कार्य चल रहा है। ठीक है, तो झेलम नदी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विस्तता। विस्तता भी इस नदी को कहते थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। कब कहते थे? ऋग्वैदिक काल में कहते थे। अच्छा, झेलम नदी पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 परियोजनाएं आपको और मिल जाएंगी। एक का नाम मिलेगा आपको यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं उरी परियोजना, या फिर उरी बांध भी कह सकते हैं। उरी बांध जो इसी पे है। बाकी यहाँ पे तुलबुल परियोजना है। ठीक है, कौन सा है? तुलबुल परियोजना या बांध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों ये जम्मू कश्मीर में ही है। उरी बांध और तुलबुल परियोजना ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों के दोनों हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, और झेलम नदी पे हैं। ठीक है, झेलम नदी पे है। तो झेलम नदी आपने देखा कि झेलम नदी के किनारे ही, इसी किनारे ही कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर। श्रीनगर शहर, श्रीनगर शहर स्थित है इसी नदी के तट पर। ठीक है, इसी नदी के तट पर क्या है? श्रीनगर स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा है कि सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पे पढ़ना है, ये लिखा असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य बताना है आपको। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय थल सेना एवं जापान के जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, सही है कि ये जो धर्म गार्जियन है वो एक थल सेना सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, आगे लिखा कि धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण
25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ठीक है, इस अभ्यास में जापानी सेना के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के 40 जवानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास 1 वर्ष में तथा 1 वर्ष जापान में होता है। ठीक, एक मतलब 1 वर्ष भारत में, 1 वर्ष जापान में होता है। तो कह रहे हैं गलत कौन सा है, तो इसमें देखो गलत जो है ना, वो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे, ये इसका जो संस्करण है ये यहाँ पे 10वां नहीं है, ये संस्करण 10वां नहीं है, यहाँ पे संस्करण कौन सा है, तो 5वां है। कौन सा संस्करण है यहाँ पे, तो देखो ये 5वां संस्करण है। ठीक है ना, ये आपका 10वां नहीं है, 5वां है। बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये असत्य है तो असत्य है ये। ठीक है, ये 5वां संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका जो राजस्थान में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये यहाँ पे इसका क्या हुआ, संपन्न हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा वरुण सैन्य अभ्यास और गरुड़ सैन्य अभ्यास और शक्ति सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच में होता है, तो ये भारत और ये फ्रांस के बीच में होता है। कहाँ होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, अगर अन्यों की बात कर ले, कि अन्य की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए वरुण, गरुड़ और शक्ति। हालांकि जो वरुण है ये जल सेनाओं के बीच में होता है, वो जल सेनाओं के बीच में होता है। गरुड़ जो है ये वायु सेना के बीच में होता है, ये वायु सेना के बीच में होता है। और ये क्या है आपका, थल सेना के बीच में होता है। तो ये तीनों जो है वो किसके बीच में होते हैं, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, तो इनको भी साथ में याद रखेंगे ये। ठीक है, बाकी और भी सारे हैं, जैसे आप देखो सूर्य किरण की बात करेंगे, क्या है सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोक और जांच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0, जन सुनवाई, शक्ति ऐप, नारी ऐप 2.0। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया। कौन सा, त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, ये लॉन्च किया। अब देखो यहाँ से सवाल आपसे बनाया जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी की बात करेंगे तो ये यूपी का जिला है, कौन सा, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। तो ये कहाँ पे है, आपको मिल जाएगा मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद में मिल जाएगा। उसके अलावा एक आपको और भी ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की है, यूपी पुलिस जो है, उसकी टैगलाइन क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस टैगलाइन क्या है। टैगलाइन मतलब कह सकते हैं आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं, आदर्श वाक्य है। तो इसकी आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है वह है संकल्प हमारा सुरक्षा आपकी। हमारा संकल्प, हमारा संकल्प सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी। तो ये क्या है, टैगलाइन है उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है, हमारा संकल्प सुरक्षा आपकी। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है,
इसमें जो कह सकते हैं जो इसका चिन्ह है, उस चिन्ह में किस किस कलर का यूज किया गया है, किन कलरों का यूज हुआ है। ठीक है, उदाहरण ना उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है, चिन्ह में किसका, तो लाल व नीले रंग का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, प्रयोग। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में। ठीक है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड है, तो टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 दिया गया। ठीक है, 2024 दिया गया। विजय जैन को, निधु सक्सेना को, कमल किशोर को या एस रमन को, तो इसमें सही आंसर कौन है, तो विजय जैन को। किसे मिला है, विजय जैन को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन की बात करें, इसका जो आयोजन है, ये आयोजन आपका हुआ है नोएडा में। कहाँ हुआ है, नोएडा। ठीक है, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है इस अवार्ड का। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अगर और भी सवाल पूछा जाए कि 2000 भाई इसी में देखेंगे 24 में मई के महीने में ही आप देखेंगे तो आपको एक पुरस्कार दिया जा चुका है, जिस पुरस्कार का नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर प्राइज़ है उसे भी दिया जा चुका है। ठीक है ना, उसे भी दिया जा चुका है। जर्मन लेखिका हैं, ठीक है, जर्मन लेखिका हैं जिनका नाम आप देखेंगे तो वो है आपका एपर्नबेक। ठीक है, एपर्नबेक। ठीक है, ये क्या उनका नाम है। ठीक है, थोड़ा सा अगर बात कर लें यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है, एक क्या है, जर्मन लेखिका हैं, जर्मन लेखिका जिनका नाम क्या है, एपर्नबेक। ठीक है, एपर्नबेक। ठीक है, एपर्नबेक को दिया गया है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा है, जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये पुरस्कार तो इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तकों को ही मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है कैरोस। ठीक है, नाम क्या है, कैरोस। बुक कौन सी इनकी, कैरोस बुक के लिए मिला है, जो कि इसमें पूर्वी जर्मनी में कुछ मतलब कह सकते हैं प्रेम कहानी प्रसंग पे क्या है आधारित है। लेकिन इसका जो अनुवाद किया है, ठीक है, इसका जो अनुवाद किया है उनका नाम है माइकल हॉफमैन। नाम क्या, माइकल हॉफमैन। तो इसमें इस पुरस्कार में क्या होता है, इस पुरस्कार में आपने देखा कि इसमें जो राशि, जो पैसे की बात करते हैं, तो जो राशि मिलती है वो मिलती है कितनी, तो 50,000 पाउंड मिलता है। कितना मिलता है, 50,000 पाउंड। ठीक है, मिलता है। तो अब ये राशि 50,000 पाउंड मिला है, तो ये राशि बढ़ जाएगी इन दोनों लोगों में, 25 पाउंड बढ़ जाएगी। ठीक है, 1000 पाउंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये अवार्ड किसे मिला, तो विजय जैन को मिला है। अगला देखिए, अगला है निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, लद्दाख व जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश,
या जम्मू कश्मीर और पंजाब। जोड़ने की बात कर रहा है तो ये किसे जोड़ेगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश को। यानी कि निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो ये जोड़ेगा देखिए लद्दाख व हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा, ठीक है, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। अगला देखिएगा, हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बनी है, ठीक है, एशिया की, ये पहली बार हो रहा है कि एशिया, ठीक है, पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी, यानी कि देखा जाए कि मतलब कि एशिया में अरबपतियों की संख्या की बात कर रहा है, जहाँ पे आपको जिनकी संख्या बड़ी है, ज़्यादा है, वो कौन है, तो यहाँ पे मुंबई को घोषित किया गया है। किसे किया गया है, मुंबई को घोषित किया गया है। पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी मुंबई को बनाया गया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है, क्या वो रूस है, भारत है, चीन है या फिर फ्रांस है, ठीक है। तो अगर प्रतिबंध लगाने की बात होगी तो वो फिर सही आंसर क्या है आपका, चीन है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, वो चीन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए आगे है, मुसक्बुदीची किस फसल की स्वदेशी किस्म है, मक्का की, गेहूं की, चावल की या फिर दाल की, ठीक है, इनमें से आप बताएंगे। मुसक्बुदीची किस फसल की स्वदेशी किस्म है, तो देखो ये इसका सही आंसर क्या है आपका, चावल, ठीक है ना, चावल। ये जो प्रजाति है चावल की, ये ध्यान रखना कि ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी में उगाई जाती है। उगाई जाती है, ठीक है, उगाई जाती है। अब देखिएगा, अब इसमें आपने ये चावल की बात है, ठीक है, चावल तो किससे प्राप्त होगा, कहोगे धान से प्राप्त होगा। देखिए जब धान की बात करेंगे, धान में ये ध्यान रखना कि धान में एक सवाल बनता है बहुत अच्छा कि खैरा रोग जो है ये किसकी, तो जिंक या जस्ता की कमी से लगता है, जस्ता की कमी से लगता है, ठीक है। ये सवाल आपसे बेहतर एक बनता है कि खैरा रोग जो है वो किसकी कमी से लगता है धान में, तो वो जिंक या जस्ता की कमी से लगता है, ठीक है। फिर देखिएगा सवाल आपसे यही बन जाएगा, भाई चावल दिया हुआ ना, चावल, तो याद रखेंगे कि चावल का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, चावल का पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है कहाँ पे, तो कोल्डिहवा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ पे है, तो प्रयाग राज्य में है। कहाँ पे, प्रयाग राज्य में है, ठीक है। तो कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि कृषि का साक्ष्य तो मेहर से गढ़ से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। जबकि ये कहा जाए कि कृषि का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त करने की बात होगी तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो मेहरगढ़ से, मेहरगढ़। तो ये हालांकि पाकिस्तान में प्रांत जो है वो बलूचिस्तान है, ठीक है, प्रांत जो है बलूचिस्तान है, वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है चावल। तो चावल में आप देखेंगे तो कब विटामिन B1 पाया जाता है, यानी कि थायमिन पाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चावल में विटामिन B1 यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं थायमिन पाया जाता है, ठीक है, थायमिन पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये आपको ध्यान रखना है चावल, ठीक है। और चावल की एक प्रजाति है, इसका नाम है गोल्डन राइस, सुना होगा,
एक गोल्डन राइस को, यानी कि विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए की आपूर्ति हेतु संशोधित किया गया है। संशोधित किया गया है यानी कि इसको मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। तो गोल्डन राइस ध्यान रखना, ये से किसकी, तो जो विटामिन आपकी क्या है, विटामिन जो ए है, ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए की शरीर में आपूर्ति के लिए किस चावल को हमने विकास किया है, इसको संशोधित किया है, तो गोल्डन राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट को, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल को, या इसमें से कोई नहीं। देखो इसमें जो सही आंसर है आपका वो होगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य सेवानिवृत्ति हैं कौन, A.M. खानविलकर, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर इस सदन में ध्यान रखिएगा, जो A.M. खानविलकर हैं इनका जो पूरा नाम है वो है अजय माणिकराव खानविलकर। खानविलकर, तो नाम क्या है, अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया है, इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो लोकपाल का अध्यक्ष, लोकपाल का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है। तो जो लोकपाल संस्था होती है, तो लोकपाल जो संस्था है इसमें ध्यान रखिएगा, अच्छा इनके लोकपाल का अध्यक्ष, तो कहेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो लोकपाल आपकी संस्था है, लोकपाल जो आपकी संस्था है लोकपाल संस्था जो है वो 8+1 कुल मिला के 9 सदस्यों की संस्था है ये, ठीक है। 9 सदस्यों की क्या ये संस्था है। अब इसमें से जो एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, ये 8 सदस्य होंगे। लेकिन इस 8 में से आप देखेंगे तो जो 4 क्या होंगे वो न्यायिक होंगे। 4 कैसे होंगे, इसमें 4 होंगे न्यायिक, ठीक है। 4 सदस्य कैसे होंगे, वो होंगे न्यायिक, और 4 क्या होंगे, 4 होंगे गैर न्यायिक, गैर न्यायिक। 4 क्या होंगे, गैर न्यायिक, यानी कि 4 सदस्य उसमें किसी भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, और 4 क्या गैर न्यायिक होंगे, ठीक है। तो लोकपाल को आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल का अध्यक्ष, अभी संस्था का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं। और जो ये भी अध्यक्ष, लोकपाल का अध्यक्ष होगा, इसका कार्यकाल जो होगा ना वो होगा कितना, 70 वर्ष के बाद ही क्या होगा, वो रिटायर्ड होता है, ठीक है, 70 वर्ष, ठीक है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय, इस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन है, तो वह है चार्ल्स तृतीय, द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई है, ठीक है। सुनील भारती मित्तल को, आदित्य बिरला को,
NR नारायण मूर्ति को या SP हिंदुजा को? तो इसमें सही आंसर है सुनील भारती मित्तल को, ठीक है। तो सुनील भारती मित्तल को, ठीक है। तो जो आप देखेंगे खासकर इंडिया जो इंटरप्राइजेस संस्था है उसके ये क्या है, आपके संस्थापक हैं, ठीक है। सुनील भारती मित्तल की अगर बात करेंगे तो ये कौन है, तो जो भारतीय इंटरप्राइजेस है ना उसके संस्थापक हैं। ये क्या है, तो ये भारतीय इंटरप्राइजेस के क्या है, संस्थापक, क्या है, संस्थापक हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला नाइटहुड की उपाधि, ये दी जाने की घोषणा की है, ठीक है। आपने देखा था कि खासकर 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने भी क्या कर दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा चच्छू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है। चक्षु केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर नागरिकता ऐसे फ़ोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्स टॉर्सन तक किया जा सके, ठीक है। चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। इस प्रकार से दर्ज शिकायतों पर आधिकारिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब ये ऊपर सब कुछ कह रहा है और नीचे कह रहा है नहीं की जा सकती है, तो यही क्या है, यही असत्य है, ठीक है ना। ऊपर देखो, ऊपर सारा कह रहा है कि हाँ ये आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ कि इस प्रकार से दर्ज शिकायतों का आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि यही आप देखेंगे ये ऊपर लिखा हुआ है सब ये आपराधिक जो कार्रवाई है तो की जा रही है यहाँ पर, लेकिन नीचे कह रहा है कि नहीं की जा सकती, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है? बीकानेर राजस्थान, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, ठीक है। अभी आपने देखा कि बेंगलुरु में किस समय से पानी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, ठीक है ना। किससे लेकर पानी समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ये बेंगलुरु शहर था जहाँ पे पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं जल की, तो ये ध्यान रखिए कि जल जो है ना वो अगर हम बात करते हैं कि अगर जो जल पृथ्वी पर कितना, अगर जो 100% है, कितना है 100% है, तो इस 100% में से, ठीक है, लगभग कितना, तो देखो 97.5% जो जल है वो कैसा है, तो खारा है, कैसा है, खारा है, या फिर वो लवड़ी है मतलब वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, वो पीने योग्य नहीं है। बाकी जो बच गया आपका, ठीक है, बाकी जो बच गया 2.5%, कितना बच गया 2.5%, तो ये पानी कैसा है, ये पानी आपका है मीठा, कैसा है, मीठा।
मीठा मतलब हो गया पीने योग्य। कैसा हो गया? पीने योग्य है, पीने योग्य है। मीठा का मतलब क्या हो गया? पीने योग्य है। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी समस्या हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, वो सबसे अधिक जो है ना वो ग्लेशियरों में क्या है? वो स्टोरेज है। जो ग्लेशियर हैं, हिम टोपियाँ हैं, इनमें ही क्या है? वो पानी आपका है। ठीक है, और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपके ग्लेशियर्स हैं ये सारे क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। ये सारे ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? सारे ग्लेशियर ये पिघल रहे हैं और ये जो मीठा पानी है वो किस में? महासागरों में मिल रहा, जाके मिल रहा है और खारा हो जा रहा है। ठीक है, और आपने देखा कि विश्व का यानी दुनिया का पहला ऐसा देश वेनेजुएला बन गया है जो अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया है, यानी कि वहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला ऐसा देश है दुनिया का जिसने अपने इस भी कह सकते हो कि जो ये आपकी 21वीं सदी जो चल रही है इसमें अपने सारे ग्लेशियर खोने वाला देश कौन सा बन गया? वेनेजुएला बन गया है। ठीक है ना, और ग्लेशियर का मानक ये होता है, ग्लेशियरों का मानक ये होता है कि जो ग्लेशियर है वो कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि पर होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो ग्लेशियर के मानक से वो नहीं रहता, मानक वो नहीं रहता है। तो अगर हम यहीं पर ये बात अगर ये लिख लें कि विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला है, जिसने अपने सारे ग्लेशियर या हिमनद ग्लेशियर खो दिया है, खो दिया। ठीक है, खो दिया। ठीक है, तो वेनेजुएला। अब देखो ग्लेशियर के लिए एक मानक होता है कि इसका जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यानी कि ऐसे बर्फ़ के चट्टान, कह सकते हो ऐसे बर्फ़ के चट्टान जिसका एरिया क्या हो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, उसे ही हम लोग ग्लेशियर कह सकते हैं, उससे कम को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो विश्व का पहला देश कौन बना है अपना सारा ग्लेशियर खोने वाला? वेनेजुएला बना है। ठीक है ना, वेनेजुएला बना है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल ये है कि समाचार की सुर्खियों में रही सेला सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, सत्य नहीं है। सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। ठीक है, ट्विन मतलब दोनों तरफ की बात करते हैं, टू वे। ठीक है, ट्विन लेन सुरंग है। सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया था। फिर है कि सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो देखो सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन है, ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात तो सही है। फिर सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है, ये नितिन गडकरी नहीं, इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। ये इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इसका उद्घाटन तो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है इसका सुरंग उद्घाटन। ठीक है, नीचे आप लिखा हुआ है कि सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। हाँ, ये बात भी क्या है? सही है। ठीक है, ये बात भी क्या है आपका? सही है। ठीक है, अब देखो सीमा सड़क संगठन, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब देखो ये आया ना सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं BRO। क्या बोलते हैं? BRO, यानी बोलेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में होती है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन BRO जो है ये ध्यान रखना किसके अधीन काम करता है? तो ये काम करता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, ये रक्षा
मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये किसके अधीन काम करेगा? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है वीआरओ। तो वीआरओ काम होता है कि जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उन्हां पर क्या करना है, वहाँ पे सड़क निर्माण करना, सुरंग बनाना, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस जटायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनीकॉय पर स्थापित भारतीय नौसेना का एक अड्डा है। आईएनएस जटायु पश्चिमी अरब सागर में डकैती रोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ठीक है, और नीचे सही कोट क्या है, क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखो ये जो बात इसने बोली है ना, कथन सत्य है, इसमें आपका केवल क्या है, एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। ये ध्यान रखना कि यानी कि आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनीकॉय पर स्थापित भारतीय नौसेना का एक क्या है, अड्डा है। ठीक है, केवल एक सही है। अच्छा, अब बात आई है लक्षद्वीप की, तो थोड़ी सी लक्षद्वीप की हम लोग बात कर ही लेते हैं। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ध्यान रखना, लक्षद्वीप भारत का क्या है, पहला जैविक, भारत का पहला जैविक खेती वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आ जाए कि भारत का वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बताओ जहाँ पे पूरी तरीके से जैविक खेती होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और राज्य पूछेगा तो हम लोग सिक्किम बताएंगे, राज्य पूछेगा तो सिक्किम बताएंगे। देखो लक्षद्वीप है ना, ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा ये क्या है, यूटी, क्या है, यूटी है। सबसे छोटा यूटी है क्षेत्रफल में। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है, अगर आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल जो है वो है कितना, तो 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। तो चाहे वो राज्यों की श्रेणी में कह लें, मतलब अगर राज्य और यूटी दोनों में दे देगा ना, तो दोनों में सबसे छोटा है, यानी गोवा से भी बहुत ज़्यादा ये छोटा है। 32 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। ठीक है ना। बाकी लक्षद्वीप में ध्यान देंगे, लक्षद्वीप में कुल कितने, तो 36 क्या है, आपके द्वीप हैं। ठीक है, तो 36 द्वीपों से मिलकर बना है आपका कौन सा, लक्षद्वीप बना है। कौन सा बना है? लक्षद्वीप आपका बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, ब्राजीलिया में। ठीक है, ब्राजीलिया में। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है? ब्रुसेल्स। कौन सा है? ब्रुसेल्स। सही आंसर क्या है? ब्रुसेल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु ऊर्जा जो है ना, जो एटॉमिक एनर्जी है, उस पर किसका अधिकार होता है, किसका नियंत्रण होता है, रेगुलेशन कितना होता है, तो उस पर एक कहता है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है ना, एक संस्था ध्यान रखना, एक संस्था है, वो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, हालांकि इसकी स्थापना जो है वो 1957 में हुआ। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना में है। वियना कहाँ? तो ऑस्ट्रिया। यहाँ पे क्या इसका मुख्यालय। ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा मुख्यालय है वियना। ठीक है, तो ये किसकी राजधानी है? वियना, तो ऑस्ट्रिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है,
तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये पहला हुआ, ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा पे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। और ब्रुसेल्स क्या है? ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स, ठीक है। बाकी देखेंगे जिनेवा की बात करें तो जिनेवा एक क्या है? शहर है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड का शहर है, लेकिन राजधानी नहीं है। मनीला राजधानी है। कहाँ का? किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है। मुद्रा पीसो चलता है। फिलीपींस की मुद्रा क्या चलती है? यहाँ चलता है पीसो। क्या चलता है? पीसो चलता है। और ब्राज़ीलिया तो ब्राज़ील की राजधानी है। ये किसकी है? तो ये है ब्राज़ील की, ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 कि हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या केरल में, ठीक है। किसका? तो कल्याणी के चालुक्य, कल्याणों के जो चालुक्य हैं उन्हीं के राजवंशों से संबंधित कितना 9 साल पुराना कन्नड़, किस भाषा में है? कन्नड़। कन्नड़ वैसे कर्नाटक की राज्य की भाषा है। शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में। तो सही आंसर क्या है उसका? तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। तो ये 900 साल क्या है? पुराना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 900 साल पुराना खोजा गया है। अब देखिएगा तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना की राजधानी क्या है आपका? तो ये हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था कब? 2 जून 2014 को अलग हुआ। अलग हुआ किससे? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ? अलग हो गया, ठीक है, तेलंगाना। फिर इसके बाद देंगे तेलंगाना में ही आप देखेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला मिलेगा, ठीक है, यहीं पे। या फिर खान की बात करें तो भी यहीं मिलेगा, ठीक है, तो भी आपको यहीं मिलेगा। बाकी आप देखेंगे हैदराबाद में तो यहाँ पे क्या है? 4 मीनार है। ये यहीं पे क्या है? 4 मीनार है, ठीक है। यहीं पे क्या आपका? 4 मीनार है, जो किसने? तो आदिल शाह द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है, आदिल शाह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। आपने देखा था कि जो हैदराबाद है इसको भारतीय रियासत में यानी कि भारत में इसे विलय करने के लिए चलाया गया था क्या? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया कब? 1948 में। किसको शामिल करने के लिए? हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यानी कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में इसे शामिल किया गया। किसके माध्यम से? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संगठन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एवं मानव विकास संस्थान द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान के द्वारा ये क्या हुआ है? जारी हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये जो रोजगार के मामले में देखा जाएगा तो इसमें शीर्ष स्थान कौन है? तो वहाँ पर दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, गुजरात है, ये शीर्ष स्थान पे हैं। और बाकी अगर देखा जाए सबसे निचले पायदान पर तो वो है आपका, इसमें क्रम देखेंगे तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। और देखेंगे कि रोजगार के मामले पर रोजगार में शीर्ष स्थान पे कौन है? शीर्ष स्थान पे और निचले स्थान पे कौन है?
तो निचले स्थान पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, बिहार है, इसके बाद में उड़ीसा है, उड़ीसा है, फिर झारखंड है, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। और शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष पे कौन है, आपका दिल्ली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो शीर्ष पे देखेंगे तो शीर्ष पे कौन है, आपका दिल्ली है। फिर आपका देखेंगे तो इस पर क्या है, एचपी है, फिर आपका तेलंगाना है, ठीक है, फिर आपका उत्तराखंड है। तो ये ऐसे इनका क्या है, एक क्रम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किस जिले में किया है, ठीक है, शिवसागर जिले में, डिब्रूगढ़ जिले में, दिसपुर जिले में, या जोरहाट में, ठीक है, या फिर जोरहाट में। तो इसका सही आंसर क्या है, जोरहाट। तो जोरहाट से ध्यान रखिएगा कि जोरहाट में क्या है, भारतीय चाय अनुसंधान केंद्र भी है। अनुसंधान क्या है यहाँ पर, केंद्र है, ठीक है, ये जोरहाट में ही है, ठीक है, जोरहाट में ही है। भारतीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जोरहाट में है, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, असम की बात करते हैं। जो असम है, असम को हम लोग पहले क्या कहते थे, पहले इसे कहते थे अहोम कहते थे। क्या कहते थे इसे, अहोम कहते थे, अहोम कहते थे। अहोम के बाद में इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया कामरूप। क्या कहा गया, कामरूप। और कामरूप के बाद में क्या कहा गया, असम कहा गया। क्या कहा गया, असम कहा गया। तो ये ध्यान रखना, असम का ही नाम है, अहोम नाम था, कामरूप था। तो मौर्य काल में आप देखेंगे तो असम को कामरूप कहते थे। मौर्य काल में असम को क्या कहते थे, कामरूप कहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब असम में आप देखेंगे तो यहीं पर आपका एक कह सकते हैं कि जो अंकिया नाट, अंकिया नाट क्या है, आपका एक लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है, ठीक है। उसके अलावा सत्रिया, ये क्या, शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। फिर इसका देखो एक आपको मिलेगा यहीं पर बोडो, ठीक है, बोडो जनजाति। पूछा गया सवाल है कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। कौन सी, बोडो जनजाति, ठीक है। असम में आप देखेंगे तो एक मेला लगता है यहाँ पे, अम्बुबाची का मेला, या फिर कह सकते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है, तो असम में है, नीलांचल पर्वत पे। कहाँ पे है, नीलांचल पर्वत है। और ये कामाख्या देवी मंदिर में ही कौन सा, तो यहाँ पे लगता है अम्बुबाची मेला, यही लगता है। कहाँ पे, तो ये यहाँ पे लगता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सा है, ठीक है, ये रैंक कौन सा है, क्या 131वां है, 132वां है, 133वां है, या फिर 134वां है, ठीक है, इसमें से क्या है। तो देखो ये जो सूचकांक जारी हुआ है ये कौन करता है, तो पहले बात तो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मानव विकास सूचकांक है, ये ध्यान रखो कि जो मानव विकास सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है UNDP करता है। कौन करता है, UNDP करता है। और इस बार 2022 में जो इसकी रैंक रही है भारत की, वो कौन सी रही है, 134वीं रही है। कौन सी रही, 134वीं रही है। अब देखो जो UNDP है, UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे, तो USA। और इसकी स्थापना कब होती है, तो हम लोग कह सकते हैं नवंबर 1965 में। कब होगा, नवंबर 1965 में।
वैसे तो 22 नवंबर है, लेकिन 1965 आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इधर कट गया क्या, चलो इधर लिखते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है यूएनडीपी की, तो ये होती है कब, तो नवंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो मानव विकास सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक है, वो उस पर 3 आधारों पे ये क्या था, आधारित होता है। कितने, 3 आधार पे क्या होते हैं, ऐसे आधारित होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन प्रत्याशा हो गया, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक का कह सकते हैं आधार कितने हैं, आधार कितने हैं इसके, 3 हैं जारी होने के। एक क्या है कि वहाँ की शिक्षा कैसी है, मतलब शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, फिर वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी सवाल आ जाए कि मानव विकास जो सूचकांक होता है, मानव विकास जो सूचकांक होता है उसके कितने आधार होते हैं, तो 3 आधार होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी वही आ गया यूएनडीपी द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड का पहला रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। मानव विकास सूचकांक शीर्ष 10 देशों में एशिया का एक भी देश शामिल नहीं है। और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि पीपी मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, ठीक है। क्या है, एक घटक है। तो उपयुक्त में से कितने तथ्य सही हैं, केवल 1, केवल 2 या केवल 3, या फिर ये सभी तथ्य आपके क्या हैं, शामिल हैं, ठीक है। कह रहा है कितने, कह रहा है उनमें से कितने तथ्य क्या हैं, सही हैं। तो सही हैं वो केवल 2 हैं, ठीक है। क्या है, केवल 2 तथ्य इसमें आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक देखिए तो ये है कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक अपने पड़ोसी देशों से क्या है, नीचे है, ठीक है। एक तो यही बात सही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है। क्या यूरोपोल के द्वारा किया है, इंटरपोल द्वारा किया है, यूनिसेफ द्वारा किया है, या केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किया है, ठीक है। किसके द्वारा किया है, तो इसे आप बताएंगे किसके द्वारा किया है, तो यूरोपोल, ठीक है। किसके द्वारा किया है, यूरोपोल के द्वारा किया, किसके द्वारा, यूरोपोल के द्वारा किया गया। तो ये जो आपकी सीबीआई है, ये जो आपका क्या है, सीबीआई की बात करते हैं, जो सीबीआई आपकी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसका इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा सीबीआई के अभी इस समय अध्यक्ष कौन है, या इसके निदेशक कौन है, परमीर सूद कौन है, तो वो है परमीर सूद, क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला 1 यानी कि F1 रेस किसने जीती है। सर्जियो पेरेज, कार्लोस सैंस, चार्ल्स लेक्लर या मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है, मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है। कौन इसमें भाई जीत रखा है इसको, तो इसको ध्यान रखना कि कार्लोस सैंस किसने जीता है, कार्लोस सैंस ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला, ठीक है, ये जीत रखा है। इसी में ध्यान रखिएगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से एक बात, 2-3 बातें ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो क्या है, कैनबरा है, क्या है, कैनबरा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, प्रवाल भित्ति है। क्या है ये, प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी कह सकते हो प्रवाल भित्ति यही है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है, तो वो भी ध्यान रखना कि ये भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट कॉस्सिस्को। कौन सी है, माउंट कॉस्सिस्को, ठीक है। तो माउंट जो कॉस्सिस्को है, ठीक है, माउंट जो कॉस्सिस्को है ये ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाती है, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया से ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में एक आपने सुन रखा होगा विक्टोरिया मरुस्थल, यहीं पे तो है, क्या है, विक्टोरिया मरुस्थल, यहीं पे है, ठीक है, विक्टोरिया है। इसके अलावा देखेंगे सैंडी है, गिब्सन है, ठीक है, विक्टोरिया है। इसके अलावा देखेंगे कौन सा है, गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। इसके अलावा सैंडी मरुस्थल है, सैंडी मरुस्थल है। तो ये आपके हो जाते हैं मरुस्थल, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला आपका है कि यूरोपा कप 2024 सेलिंग, सेलिंग मतलब नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है, फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्पेन में, जर्मनी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, स्पेन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखिए कि पूछेगा आपका यूरोपा कप का संबंध किससे है, तो बताएंगे नौकायन से, क्या है, नौकायन से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड, राजधानी कौन सी है, वो है मैड्रिड, ठीक है, कौन सी, मैड्रिड। जर्मनी की क्या है, बर्लिन, जर्मनी की क्या है, बर्लिन। ब्रिटेन की तो आप जानते ही हैं, लंदन। फ्रांस की क्या है, पेरिस, फ्रांस की क्या है, पेरिस, फ्रांस की क्या है, पेरिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सवालों का आंसर। चलिए आज देखते हैं, आज का ये अंतिम सवाल है, ठीक है, 25 नंबर, कि इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, नाग, पुष्पक, पुष्पक या साक्षी। तो देखो, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है ना कि हाँ, कि ये क्या है, आपका कोई व्हील है, कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल है, तो इसमें आप ध्यान सकते हैं कि कौन होगा, नाग होगा, पुष्पक होगा, पुष्प होगा, या पुष्पक होगा, या साक्षी होगा। तो ये नाम से लग रहा है ये पुष्पक, सुना था, पुष्पक विमान, पुष्पक विमान सुना था, तो वही है, ठीक है। तो ये इसरो की बात कर रहा है, तो इसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसरो, इसरो को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना, ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, क्या है, एजेंसी है, क्या है, आपकी एजेंसी है, ठीक है। उसके अलावा देखो, इसरो की स्थापना की अगर बात करेंगे, स्थापना कब होता है, तो ये बताएंगे 1969 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह है बेंगलुरु में, कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। तो ये हमारे क्या थे, आज के 25 सवाल थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर मई के क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।